नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त हो चला है जवाब तो चाहिए का। जवाब तो चाहिए में हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव के सियासी समर की। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तिथि नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे सियासी तापमान भी बढ़ता जा रहा है। मोदी की गारंटी के सामने कांग्रेस ने राहुल गांधी के न्याय वाला घोषणा पत्र जारी किया है। एक तरफ मोदी जी के बुलंद इरादे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की बातें हैं। विकास के साथ धर्म के रथ पर सवार पीएम मोदी चुन चुनकर विपक्षी आईएनडीआईए गठबंधन पर करारे हमले कर रहे हैं। पीएम मोदी के चुनावी एजेंडे में देश का विकास तो है ही, साथ ही अयोध्या का राम मंदिर भी है और देश की सांस्कृतिक विरासत भी है। इसी बीच अब की बार 400 पार का नारा लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। बीजेपी का लगभग हर नेता राम मंदिर को लेकर विपक्ष को घेर रहा है। उत्तर प्रदेश के भगवा द्वारी सीएम योगी आदित्यनाथ अपने ही अंदाज में राम मंदिर के मुद्दे पर विपक्ष को अपने जुबानी हमलों से लहूलुहान कर रहे हैं। बिहार के नवादा में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के साथ ही आरजेडी पर भी करारा हमला बोला है और दोनों दलों को राम मंदिर निर्माण में बाधा डालने वाला बताया है। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान में राम मंदिर को लेकर के बड़ा बयान दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राजस्थान में अभिवादन के राम राम सा कहने की परंपरा है, तो वहीं अपराधियों का राम नाम सत्य भी किया जाता है। स्पष्ट है कि बीजेपी पूरी तरह से राम रथ पर सवार होकर लोकसभा का चुनाव लड़ रही है और अब की बार 400 पार की हुंकार भर रही है। आज जवाब तो चाहिए में हम चर्चा करेंगे कि क्या रामलला मोदी जी के 400 पार का सपना साकार करेंगे। क्या राम मंदिर 2024 लोकसभा चुनाव का सबसे अहम मुद्दा बन चुका है। हमारा सवाल यह भी है कि क्या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में विपक्ष का ना जाना आईएनडीआईए गठबंधन के लिए घातक साबित होगा। अंत में सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस 2024 में अपने इतिहास की सबसे बड़ी हार झेलेगी या फिर राहुल गांधी का NYAY यानी कि न्याय मोदी जी को चुनौती दे पाएगा। हम करेंगे इस पर चर्चा। हमारे साथ तमाम गेस्ट इस वक्त जुड़ेंगे, उनसे भी आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता पूनम सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। कांग्रेस प्रवक्ता स्नेहाशीष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है और साथ ही पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे अब से थोड़ी देर में। इन सबसे हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सुनाते हैं किस तरीके से जुबानी हमले लगातार जारी है। मोदी ने गारंटी दी थी कि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनेगा। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का शिखर आसमान छू रहा है, जो 500 वर्षों में नहीं हो पाया। जिस राम मंदिर के निर्माण को रोकने की कांग्रेस और आरजेडी ने बरसों तक कोशिश की, वो राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। और ये देखिए, चलो भाई, देशवासियों ने चंदा दिया, 1 रुपया, 5 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, देशवासियों के पैसे से राम मंदिर बना है। सरकारी तिजोरी से राम मंदिर नहीं बना है, देशवासियों ने बनाया है। इनकी क्या दुश्मनी है इस देश के लोगों से, इनकी क्या दुश्मनी है प्रभु राम से, इनकी क्या दुश्मनी है अयोध्या से, उनकी क्या दुश्मनी है हमारी विरासत से कि राम मंदिर बन गया तो बोले हम उसके प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, विरोध किया। द गार्डियन एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र है ब्रिटेन का, और उसमें उसने एक बात कही। उसने कहा पाकिस्तान के अंदर 20 दुर्दांत आतंकवादी मारे गए हैं और उनका यह था कि हो सकता है ये भारत ने मारे हों, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं जो कल तक उन आतंकवादियों को प्रश्रय देते थे, एयर स्ट्राइक के भय से अब वह कुछ भी भारत के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। ये नया भारत है,
द गार्डियन की रिपोर्ट का और स्रोत का आधार क्या है हम नहीं जानते, लेकिन बहनों और भाइयों, ये नया भारत है, अपने नागरिकों को सुरक्षा देना भी जानता है, अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना भी जानता है। और अगर कोई सीमा की सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करता है तो केवल राजस्थान में राम राम शाही नहीं करते, आतंकवादियों और अपराधियों का राम नाम सत्य भी करने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब बिहार में धर्म के मुद्दे पर कांग्रेस और आरजेडी को घेरा तो वहीं तेजस्वी यादव ने भी पलटवार किया। आपको सुनाते हैं तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री को ये सब बोलना चाहिए। क्या सबूत है भाई, क्या बात है? हम और आप हिंदू नहीं है, मेरे घर में मंदिर है, हम लोग पूजा नहीं करते हैं। कि प्रधानमंत्री को ये सब बोलना चाहिए। क्या सबूत है भाई, क्या बात है? हम और आप हिंदू नहीं है, मेरे घर में मंदिर है, हम लोग पूजा नहीं करते हैं। कि प्रधानमंत्री को ये सब बोलना। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम गेस्ट इस वक्त जुड़ चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता स्नेहाशीष वर्धन पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता पूनम सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रोफेसर अजय कुमार झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही एक और पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ अभिनव सिंगल, वो भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और पूनम जी, मैं सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि क्या ये माना जाए इस बार का जो पूरा चुनाव है वो राम भरोसे है? क्या 400 पार का दावा राम जी के भरोसे? बिल्कुल कनिका जी, मैं स्पष्ट कर दूं कि तो विकास को लेकर के बीच जाने वाले मानिए जो 10 साल काम किए हैं उस कामों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि जनता हर घर किसी न किसी योजना का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिला है। जैसे हम बात करें कि प्रधानमंत्री कल्याण योजना, जिसमें 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया गया है। कोरोना काल में देखे होंगे कि स्थिति क्या हो गई थी, लोग घर से बाहर नहीं निकलते। उस समय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का काम किए थे। ये सराहनीय कदम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किए हुए हैं। दूसरी बात कर ले कि 4 करोड़ से अधिक लोगों को पक्का घर दिया गया है। पिछली बार हम ये कहें कि जल जीवन की तरह 14 करोड़ लोगों को घर में नल से शुद्ध जल देने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की है। तो इससे हम लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी के विकास के मुद्दों को बताने का काम करेंगे। 51 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोल गए, जो कि यही पहले सरकार कांग्रेस की होती थी या एनडीए के बाहर से जितनी भी सरकारें बिहार में रही। मैं स्पष्ट कर दूं कि उस समय गरीबों को खाते बैंक में अकाउंट नहीं थे, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी आए तो जीरो बैलेंस और बिना गारंटी के ये अकाउंट खुलाने का काम किए। तो कहीं न कहीं हम लोगों ने काम किया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो काम की गई है वो हर जनता के बीच पहुंची हुई है। पहले केंद्र की सरकारें हुआ करती थी तो कहती थी कि जो भी हमें 100 रुपया देते हैं तो बिचौलिए बीच में 80 रुपए खा देते हैं, 20 रुपए लाभार्थी के अकाउंट में पहुंचता है। वो काम माननीय नरेंद्र मोदी ने सीधे देखिए पूनम जी, जो रैली हो रही है, जो जनसभाएं हो रही हैं, अगर हम उसकी बात करें, और अब से आपने थोड़ी देर पहले जो प्रतिक्रियाएं हम अपनी टीवी स्क्रीन पर चला रहे थे वो भी आपने सुनी होंगी। राम मंदिर का मुद्दा जो है, ऐसा लग रहा है इस चुनाव में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा हो गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए, सीएम योगी आदित्यनाथ हो गए, बीजेपी के जितने भी दिग्गज नेता हैं, राम मंदिर के मुद्दे पर ही यहाँ पर वोट बटोरने का प्रयास किया जा रहा है। और देखिए, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से बीजेपी की रैली हो रही है, जय श्री राम के नारे भी लग रहे हैं और जनता भी यही कह रही है, तो मैं यही आपसे जानना चाहती हूँ कि राम मंदिर का मुद्दा कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है लोकसभा चुनाव में? कनिका जी, मैं स्पष्ट कर दूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प पत्र में राम मंदिर का उद्घाटन का ये था। संकल्प पत्र में जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। पहले विपक्षी लोग यही कहते थे कि राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तारीख भी बताया और राम मंदिर भव्य निर्माण करके भी दिखाने का काम किए। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो संकल्प पत्र में 370 थे उसको पूरा करने का काम माननीय नरेंद्र मोदी। विपक्ष के लोग कहते थे कि 370 हटेगा तो वहाँ खून की नदियां बहेगी, लेकिन विपक्ष के लोगों ने देखा क्या स्थिति रही, कोई वहाँ एक परिंदा तक पैर नहीं मार सका। तो ये लोग कहते हैं लोगों को गुमराह करने के लिए, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। विपक्ष के लोग डरे हुए हैं कि कहते हैं कि मोदी की गारंटी पर बैन लगना चाहिए। ये लोग डर गए हैं क्योंकि मोदी की गारंटी मतलब पूरी होने की गारंटी है।
माननीय नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं उसको पूरा करके दिखाते हैं, और हम लोग उसी मुद्दे को, विकास के मुद्दे को लेकर के जनता के बीच आने वाले हैं। चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, 370 हो, चाहे इंधन योजना की बात करें, गरीब कल्याण योजना की बात करें, जिस तरह से 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का काम किया गया है, तो कहीं ना कहीं को लेकर भी हम लोगों ने काम किया है। माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार काम की हुई है, हर जनता के बीच उसका सीधा लाभ मिला हुआ है। तो जनता ठीक है। पूरे तरह तैयार है तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को सरकार बनाने के लिए, प्रधानमंत्री बनाने के लिए। चलिए ठीक है, आपके पास दोबारा लौटूंगी। स्नेहाशीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्नेहाशीष जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, राम मंदिर का मुद्दा कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है? और देखिए, आज भी हमने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, उन्होंने आप पर और साथ ही साथ आरजेडी पर भी ये आरोप लगाया कि आप लोगों ने तो राम मंदिर को बनने ही नहीं दिया जा रहा था, आपकी ओर से और आरजेडी की ओर से बाधा डाली जा रही थी। सबसे पहले तो मैं ये बात कहूंगा कि राम मंदिर को लेके जिस तरीके की ये बातें बोली जा रही हैं, अब चुनाव आयोग इस पे संज्ञान नहीं ले रही है, तो ये अपने आप में ही एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि मोदी जी बार बार ध्रुवीकरण करके राजनीति कर रहे हैं, और वो बार बार इन्हीं मुद्दों पे, कभी सेना के नाम पे, कभी राम मंदिर के नाम पे, कभी हिंदुओं की आस्था को लेके वोट मांग रहे हैं, और वोट की भीख मांग रहे हैं, वोट नहीं मांग रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यह सोचने वाली बात है कि उन्होंने एक और बात बोली इस जनसभा में। उन्होंने कहा कि मैं मौज नहीं कर रहा हूं। अब उन्हें जनता को बताना पड़ रहा है बिहार आके कि उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में इतनी बातें आ चुकी हैं कि लोगों को पता चल गया, आम लोगों में जा जाके वो बताना पड़ रहा है कि मैं मौज नहीं कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं। उन्हें बताना पड़ रहा है, अरे काम दिख जाता है, काम बताने की जरूरत नहीं होती है। और मोदी जी की योजनाएं किसके प्रचार में गए थे? परिवारवाद के खिलाफ, आरजेडी कांग्रेस के खिलाफ बोलते रहते हैं। उन्हीं परिवारवादी सीपी ठाकुर प्रदेश अध्यक्ष थे, राज्यसभा सांसद थे, केंद्रीय मंत्री थे, लोकसभा सांसद थे। उनके लिए, उनके बेटे के लिए, जो कभी विधायकी का चुनाव हार जाने वाले व्यक्ति को एमएलसी बनाते हैं, राज्यसभा सांसद बनाते हैं, राज्यसभा का कार्यकाल बचा हुआ है, उनके लिए गए हैं। लोकसभा का चुनाव नवादा के है भी नहीं, उनके लिए ये जाते हैं। तो आप सोच लीजिए कि वहां पे जाके क्या बोलेंगे? बोलने के लिए कोई बात रह गई है क्या? अब कपिल शर्मा का शो हम लोग नहीं देखते हैं, अब मोदी जी के भाषण को सुन के हम लोग अपना मनोरंजन कर रहे हैं, तमाम देशवासी। चलिए ठीक है, अभिनव जी आपके पास आना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी, राम मंदिर का मुद्दा आपके हिसाब से कितना रेलेवेंट मुद्दा है और इसका कितना ज्यादा असर हमें आगामी लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है? देखिए, राम मंदिर का कोई ताल्लुक नहीं कहता रहा हूं। राम मंदिर जनता का है, जनता को जन भावना, राम मंदिर का देना नहीं। राम तो भाजपा अपने घोषणा पत्र करती है, तो इसका नहीं है। और प्रधानमंत्री आज चर्चा करते, सर आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। जब तक प्रोफेसर अजय कुमार जी हमारे साथ बने हुए हैं। अजय जी आपसे समझना चाहूंगी, सेम सवाल है कि राम मंदिर का मुद्दा आपके हिसाब से कितना रेलेवेंट है और 2024 के लोकसभा चुनाव में ये कितना ज्यादा हमें असर इसका हमें देखने को मिल सकता है? क्योंकि जो भी जनसभाएं हो रही है, रैली हो रही है, राम मंदिर के मुद्दे पर ही वोट बटोरा जा रहा है। मैडम देखिए, ऐसा है कि अपोजिशन पार्टियां इस बात को जरूर उठा रही हैं, परंतु एक बात को समझना है जी, क्या राम मंदिर यह देश का मुद्दा नहीं है? मतलब हमारी करीब करीब 80 करोड़ के आसपास जो लोग यहाँ रहते हैं, क्या उनके लिए सोचने की जरूरत किसी भी सरकार को नहीं है? और सवाल उसका ही नहीं है मैडम, सवाल इसका है कि ये क्या राम मंदिर सिर्फ हिंदुओं के लिए है? राम मंदिर की जो बात हो रही है और राम मंदिर की बात जब बीजेपी कर रही है, तो वो नेशन के डेवलपमेंट की बात भी वहां साथ साथ हो रही है। अच्छी बात है, राम मंदिर को लेकर के तो इतना शोर शराबा मच रहा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि जब इसके पहले कांग्रेस की सरकारें भी किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक धर्म विशेष को लेकर के अपना झुकाव दिखलाती रही योजनाओं के माध्यम से या जिस भी तरीके से, तो क्या वह इस इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए नहीं किए जाते थे? और यहाँ तो मसला ये है कि इसने जो इकोनॉमी को बूस्ट देने हैं आने वाले समय में, वो नेशनल लेवल पर ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर वो अंकित होंगे। जितनी धनराशियां अभी ही लाखों लोग प्रतिदिन वहां
आ रहे हैं, इससे देश की इकोनॉमी, अब ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि यह एक टूरिज्म का व्यवसाय ही नहीं, पूरा इकोनॉमी हर सेक्टर में, पूरा जो डिजिटल फिनांस है, डिजिटल टेक्नोलॉजी है, सारी जगह राम जन्मभूमि में जब लोग आएंगे तो उसके विकास पर भारत में जो होगा उसके असर पड़ेंगे। और सवाल इसका ही नहीं, नेशन के प्राइड का भी है, हमारे कल्चर के भी प्राइड का है। तो क्या यह सरकारों की जिम्मेवारी नहीं होनी चाहिए कि वो लोगों, जो हमारे देश, हमारा जो रूट है, सभी लोग हमारे यहाँ एक्सेप्टेबल ही नहीं है, वो रेस्पेक्टेबल भी हैं, परंतु साथ ही साथ क्या वे लोग उन पर ध्यान देने की किसी भी सरकार को जरूरत नहीं थी? ये जरूरत तो कांग्रेस को भी थी। अगर वो कहते हैं कि हम भी उसी धर्म को मानते हैं, ठीक है, जरूर मानते हैं, तो क्या इसमें उन्हें उसके लिए कुछ करना नहीं चाहिए था? और मामला सिर्फ राम मंदिर से लेकर के नहीं है, ये देश के डेवलपमेंट को लेकर भी है। वह सीधे सीधे डेवलपमेंट को प्रभावित करता है, उसे इंक्रीज करता है, और नेशन के प्राइड का भी है, नेशन के, हमारे कल्चरल प्राइड का है। और हमारे जो भी मुस्लिम भाई या जो कोई भी लोग हैं, क्या वे अगर वो सब भी भारत में, अगर वो भारत को प्यार करते हैं, निश्चित तौर पर वे करते होंगे, तो क्या उन्हें देश का विकास बुरा लगेगा? अयोध्या में बहुत मुसलमान भी रहते हैं, तो क्या वो उसमें शरीक नहीं हो रहे हैं? और अभी आपने ही कहा मैडम कि बहुत बड़ा हंगामा होगा, इस तरह की बातें होंगी, तो मुसलमानों की ओर से तो इस तरह की बातें नहीं हुई। किस तरह की बातें ये करते हैं? तो क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, अगर मुसलमान के बीच में इस तरह का एक ऐसा भावना पैदा करना चाहते हैं जिससे देश में अशांति हो, तो इसकी जिम्मेवारी भी उन्हें लेनी पड़ेगी। और इलेक्शन कमीशन का मसला, तो वो इलेक्शन कमीशन जाने, उस पर तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते, अब वो किस तरह से लोगों को, चीज़ों को लेता है। लेकिन मैं मानता हूँ कि यह हर हिसाब से भारत की सरकार जो है, मोदी जी की सरकार, उसने बहुत ही सही काम किए हैं, और यह मील का पत्थर साबित होने वाला है। जितनी टूरिस्ट अभी आ रहे हैं वो तो प्रारंभिक अवस्था, वो मक्का और मदीना और वेटिकन सिटी को पार कर रहा है, जो आज की तारीख में, आने वाले समय में जो 10 वर्षों की योजना है, जो मोदी जी और योगी जी ने बताया है, उसके बाद तो आप देखेंगे, मतलब ये एक स्टेट को चला, पूरा यूपी ऐसे स्टेट की इकोनॉमी को वो चला देगा, और भारत की इकोनॉमी को भी फायदा मिलेगा। चलिए ठीक है, जवाब भी ले लेते हैं। स्नेहाशीष, देखिए आप पर भी, आपकी पार्टी पर भी आरोप लग रहे हैं कि अगर आप बात करते हैं कि हम भी हिंदू हैं, हम भी भगवान राम को मानते हैं, तो आखिरकार राम मंदिर के लिए क्यों कुछ नहीं किया गया था आपकी पार्टी की ओर से? ऐसा अभी हाल ही में अजय जी कह रहे हैं। नाखून कटा के शहीद होना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में आम बात है, तो वो ये चीज शुरू से भुनाते आए हैं। देखिए, इसमें जब सीधे सीधे ट्रस्ट ने बोल दिया है कि मंदिर ट्रस्ट ने बनाया है और इसमें पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बना है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता कहां से आ गए? हमने भी चंदा दिया है, मैंने तो व्यक्तिगत चंदा दिया है, और तमाम हमारे साथियों ने चंदा दिया है। किसको इससे दिक्कत है? किसको दिक्कत है? दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि उसे वोट बैंक की राजनीति करनी है, इसलिए दिक्कत है। इसलिए वो बार बार ये बताना चाहता है कि कांग्रेस इससे नाखुश है। कांग्रेस नाखुश नहीं है भैया, नाखुश है भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हिंदू वोट उनकी बपौती है। अब वोट की ठेकेदारी वाला माहौल नहीं है, लोग पढ़े लिखे हैं, हमारा हिंदू करा रहा है, विश्व में सबसे ज्यादा हिंदू जनसंख्या हमारी है, और यह हिंदू करा रहा है बेरोजगारी से, महंगाई से, और अपने भविष्य के लिए करा रहा है। उस पे कहां मुद्दा है? वो मुद्दा कहां गौड़ हो जा रहा है? वो मुद्दा गौड़ हो जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा। क्यों? क्योंकि उन्हें वोट बैंक की राजनीति करनी है और उन्हें हिंदुओं को बरगलाने की राजनीति करनी है। कोई नाखुश नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सभी लोग मानते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म का हो। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करने वाले बात हम लोग नहीं करते हैं। हम लोगों ने इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की है, कांग्रेस पार्टी ने इस देश में न्याय की बात की है, कांग्रेस पार्टी ने इस देश में भारत जोड़ने की बात की है, राष्ट्रीय अखंडता, एकता और संप्रभुता की बात की है। हम लोग कोई जोड़ने तो अच्छा, देखिए, कांग्रेस पार्टी पर ये भी आरोप लग रहे थे कि जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई थी, आप लोगों ने एडवाइजरी जारी कर दी थी कि रामलला के मंदिर के दर्शन करने के लिए ना जाया जाए। कितनी सच्चाई? ये कौन बोल रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने कई बार इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं।
देखिए कनिका जी, आप तो एक जैन पत्रकार है, कम से कम भारतीय जनता पार्टी के बातों को एक बार कोट डिकोड कर लिया कीजिए, अनकोट कर लिया कीजिए। अभी तो यही लोग बता रहे हैं, इनकी एक नेता घूम रही हैं, वो बता रहे हैं सुभाष चंद्र बोस प्रधानमंत्री बन गए थे, पता नहीं। और वही बात अब यहाँ के भक्त जो हैं इनके और अंध भक्त, वो इसी को प्रचारित कर रहे हैं। हम लोग तो ये सोच सोच के डिस्टर्ब है कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं। अरे हिंदू विरोधी हम लोग हैं, हिंदू विरोधी तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो हिंदुओं का वोट लेके हिंदुओं को सबसे ज्यादा प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। राहुल इन लोगों राहुल को गांधी समझना दर्शन पड़ेगा। करने कब जाएंगे आप बताइए? जाएंगे कब जाएंगे? सोनिया गांधी कब जाएंगे? प्रधानमंत्री हम लोग बनेंगे, हमारे नेता राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और रामलला का दर्शन करेंगे और सब लोग करेंगे। मतलब यहाँ भी रामलला का आशीर्वाद तो देखिए जरूरी है। पूनम जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रही हैं। पूनम जी मेरे साथ है। कनिका जी। जी मैं स्पष्ट कर लूं कांग्रेस के प्रवक्ता को कि ये कह रहे हैं कि हम लोग हिंदू विरोधी नहीं है। इनके एनडी गठबंधन के नेता स्टालिन के बेटे राम, जिस तरह से रामचरितमानस को मलेरिया की क्या क्या शब्द से उदाहरण नहीं दिए इनके राहुल गांधी जी, हालांकि हमको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी जी कहते हैं कि हिंदू धर्म में एक शक्ति है, उस शक्ति से मैं मुकाबला करने के लिए आया हूँ, और कहते हैं कि हम लोग हिंदू विरोधी नहीं है। देखिए फिर डिस्टर्ब कर दिए। अरे बयान तो पढ़िए, डिस्टर्ब कैसे कर देते हैं? दिक्कत देखिए क्या, आधा पढ़ते हैं, आधा पढ़ते हैं, उससे कम समझते हैं, उससे ज्यादा बोल देते हैं। दिक्कत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ यही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ दिक्कत ये है कि वो लोग समझना नहीं चाहते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? स्नेहाशीष जी सुन लेते हैं, सुन लेते हैं। कनिका जी इनसे पूछिए कि कहाँ बोले हैं, बताइए डेट के ठीक बाद बता है, दीजिए। ठीक है, सुन लेते हैं। फिर स्नेहाशीष जी जवाब लूंगी मैं आपसे, सुन लेते हैं पहले पूनम जी की बात पूरी हो जाए। शक्ति आसुरी शक्ति भी होती है पूनम जी, आसुरी शक्ति होती है जो आप लोगों पे हावी हो चुकी है। आप बोले कि हिंदू धर्म में एक शक्ति है, वो भी हिंदू धर्म में होता है, ये भी बता दे रहे हैं। सुनिए ना, आइए ना, सुनिए ना, आइए सनातन धर्म पर चर्चा कीजिएगा, आइए हमसे चर्चा कीजिए। हम लोग मुर्गा खींच के नहीं हिंदुत्व बतियाते हैं, हम लोग हिंदुत्व बतियाते हैं तो हम लोग भी जनेऊधारी ब्राह्मण है, हम लोग भी शिखा रखने वाले ब्राह्मण है। मुर्गा खींच खींच के नहीं हम लोग हिंदुत्व का तारीफ करते रहते हैं। ठीक है पूनम जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ मुर्गा खींच के खस्सी खींच के नहीं हम लोग बतियाते हैं धर्म की बात। आप सुनिए, आप लोग एक एक करके अपनी बात को रखिए। स्नेहाशीष जी आपसे भी मैं आपसे भी जवाब ले लूंगी, पहले बात पूरी होने दीजिए पूनम जी की। आपको भी बराबर से समय मिलेगा, थोड़ा धैर्य रखिए। करेंगे तो कैसे पूरी होगी? थोड़ा धैर्य रखिए सर, आप अपने समय पर जवाब दीजिएगा। आधा अधूरा पढ़ के पूरा बोलने वाली बात कुछ भी बोल दीजिएगा, नहीं ना सुन लेंगे हम लोग। पूनम जी जल्दी से अपनी बात को पूरा कीजिए। लिखा हुआ पढ़ते हैं हम लोग, नहीं पढ़ते हैं। आप अपनी बात को पूरा कीजिए पूनम जी। देखिए किस तरह से कांग्रेस के नेताओं आज बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। गौरव ये आज भारतीय जनता पार्टी में किस तरह से ज्वाइन किए। राम मंदिर ना जाने पूछिएगा, हम बताएंगे। भगवान का अपमान करेगा उसका कल्याण। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। राम मंदिर का अपमान करने का नतीजा ही है कि आज इन लोगों को ये सबक मिल रहा है। स्नेहाशीष जी ठीक है, स्नेहाशीष जी जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, देखिए आपकी पार्टी से कई ऐसे दिग्गज नेता हैं और लगातार पार्टी छोड़ भारतीय जनता पार्टी में वो ज्वाइन हो रहे हैं। अगर हम बात कर लेते हैं हाल ही में गौरव वल्लभ की, जिनकी तरफ से ये बयान सामने आता है जब वो पार्टी छोड़ते हैं और वो कहते हैं कि मैं सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकता हूँ, सनातन विरोधी बयान नहीं दे सकता हूँ। और सुदर्शन ने जब उनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया, उन्होंने कहा कि जब राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, जब न्योता आया था, तो मैंने वहां पर एक एक दिग्गज नेताओं से जाके बातचीत की और उनसे कहा कि आप यहां पर चलिए, लेकिन पार्टी की तरफ से कोई भी दिग्गज नेता जाने को तैयार नहीं हुआ। खुद पार्टी के नेता आपके ये कह रहे हैं। ये कौन बोल रहा है? गौरव वल्लभ जो उदय, सुनिए ना, तो वही बोल रहा है। ये कौन बोल रहा है? ये वो बोल रहा है जो दो दो टिकट ले लिया, एक बार जमशेदपुर से एक बार उदयपुर से, और वो व्यक्ति बोल रहा है जो चुनाव हार गया, उसके बाद उसे दिख नहीं रहा है भविष्य अपना कुछ भी, लग रहा है कि हाशिए पे चला जाऊंगा कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि हम लोग बिना जनाधार वाले नेताओं को नहीं ढोते हैं। तो वो व्यक्ति बोल रहा है, और ये बात अगर वो बोल भी रहे हैं तो इसका प्रमाण वो लेते हैं कि हमारी कैसी एडवाइजरी जारी हुई थी, हमारे कौन कौन से नेता मना कर दिया, वो नाम बताएं।
अपना मीटिंग का टाइम बताया, सबकी मीटिंग का। तो तभी तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि खड़गे साहब, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी कब जाएंगे? फिजूल बात है, जाएंगे, हम जाएंगे। 4 जून को हमारा जब बहुमत साबित होगा, हम लोग पूरे एकदम दल बल के साथ जाएंगे। श्योर है बहुमत साबित होगा और उसी दिन जाएंगे 4 जून को आप? और एक और बात पूनम जी, आसुरी शक्ति भी सनातन धर्म में होता था, पढ़िए, थोड़ा सा ज्ञान लीजिए सनातन का। बस भगवान धारण कर लेने से राजनीति नहीं होता है। लोग बरगला सकते हैं, आप लोग सड़कों पे बरगला सकते हैं, कम से कम पढ़े लिखे जमात में बैठिएगा तो थोड़ा पढ़ लिख के बैठिएगा कि आसुरी शक्ति क्या होती है, कालनेमी राक्षस क्या होते हैं, और भारतीय जनता पार्टी मुंह में राम भगवान में छुरी वाले क्या होते हैं। थोड़ा सा सीखिए, पढ़िए, धैर्य धारण कीजिए। चलिए ठीक है, बस नारंगी पहन के चमकाने से नहीं होता है राजनीति। धरातल पे आइए। धरातल पर है कहाँ? आप भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, क्योंकि भारत कभी टूटा नहीं। नहीं, हवा में हेलीकॉप्टर से बाई रोड घूम रहे हैं मोदी जी की तरह। अभी बोले हैं जमुई में जाके हेलीकॉप्टर से बाई रोड घूम रहे हैं। अब ऐसा अनपढ़ नेता कहाँ से आप लोग लेते आते हैं, पता नहीं। प्रधानमंत्री बना के बैठे। चलिए ठीक है, उससे आप बैठ जाती, ज्यादा अच्छा रहता। महिला शक्ति के नाम पे आप वही बैठ जाती। जम के घोटाले करो, जब जांच एजेंसियां नोटिस देती है तो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने हम देखिए, पूनम जी मुद्दे से नहीं भटकते हैं। अभिनव जी, आपके पास आना चाहूंगी, समझना चाहूंगी, सवाल आपसे भी यही है कि राम मंदिर का मुद्दा कितना ज्यादा हावी होता हुआ आगामी लोकसभा चुनाव में नजर आएगा? देखिए, इस मुद्दे को 500 वर्ष के बाद सुलझाया गया, तो आप समझ सकते हैं मुद्दा कितना हावी है जी। उसके बाद दूसरी बात ये कि ये मुद्दा, भारत की अब जनसंख्या देखिए, ज्यादातर 80% जनसंख्या हमारी हिंदुओं की है। आप किसी भी मुस्लिम राष्ट्र में जाएं, आप किसी भी मिशनरी राष्ट्र में जाएं, तो क्या वो अपने धर्म के लोगों का विरोध करते हैं? कभी नहीं करते। क्या कांग्रेस के अंदर राजनीति करने वाले सभी मुस्लिम समाज के लोग हैं? मुझे लगता है कि कांग्रेस में भी आज सबसे ज्यादा राजनीति करने वाले हिंदुओं की संख्या ज्यादा है। उसके बावजूद अगर कांग्रेस आज राम मंदिर से दूरी बना रही है, तो ये तो चिंता का विषय है ना। और जो व्यक्ति राम मंदिर की बात करेगा और जनता तो उसको पसंद, जाहिर सी बातें करेगी, और क्यों भी ना करे। उनके राम भगवान का मामला, उनके मर्यादा पुरुषोत्तम का मामला, उनके धर्म का मामला, उनकी पूर्वजों का इतिहास का मामला है। आज हम भारत के अंदर अगर किसी भी अच्छाई की बात करते हैं तो हम राम भगवान का उदाहरण देते हैं हर चीज में, कि देखिए राम जैसा पुरुष, सीता जैसी महिला, जोड़ी राम सीता जैसी। और हमारे साथी लोग कह रहे हैं कि हम मंदिर जरूर जाएंगे। अरे भैया, भाजपा से कहा जाता था मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो अब मैं कहता हूँ कि ये विपक्ष के पास सवाल जा चुका है। वो तो कह रहे हैं 4 जून को जाएंगे, बहुमत साबित हो जाएगा, जाएंगे। सोनिया गांधी जाएंगे, राहुल गांधी जाएंगे, खड़गे साहब जाएंगे। चलिए ठीक है, ठीक है। अजय जी, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए हालांकि तमाम आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही हैं, लेकिन वहीं विपक्ष के लिए अगर हम बात करें तो राम मंदिर कितना बड़ा चुनौती वाला मुद्दा होने वाला है? बेहद, बिल्कुल एक शब्द में मैं कह सकता हूं कि देखिए, सिर्फ राम मंदिर का मुद्दा अगर हम एक सेपरेट तरीके से देखें तो फिर उसको अलग तरीके से देखा जा सकता है, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा देश का मुद्दा है जी। देश के कल्चर का मुद्दा है, देश के प्राइड का मुद्दा है, देश के डेवलपमेंट का मुद्दा है और देश के इकोनॉमी का मुद्दा है। राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा है जो देश के सभी चीजों को एक साथ समाहित करता है, और आप अगर इसे कंडेम कर रहे हैं तो करिए। मैंने अपने कॉस्ट पर अगर कोई कंडेम करने के लिए आगे ही बढ़ रहा है तो उसे कोई दूसरी पार्टी क्यों उसे मदद करना चाहेगी? और जहां तक सवाल, कई सवाल अभी उठाए गए हैं उसमें कि अब सवाल यह है कि अब ठीक है, राहुल जी हो सकता है कि जब प्रधानमंत्री बन जाए तब जाएंगे। अब प्रधानमंत्री अगर उन्हें लग रहा है कि वो 4 तारीख को बन जाएंगे तो तब वो जाएंगे, लेकिन एक सवाल यहाँ, यह उल्टा एक सवाल उठा देता है कि क्या आप यहाँ भी बार्गेन कर रहे हैं भगवान के साथ कि अगर नहीं जीते तो फिर नहीं जाएंगे, तो और जीतेंगे तभी जाएंगे? इस तरह की ये सब बहुत ही
थोड़ा मुझे नहीं लगता है कि बहुत ही सीरियस चुनाव के आर्गुमेंट बीच दे में रहे नहीं हैं। जाएंगे प्रोफेसर मुझे साहब, चुनाव के कृपया बीच आप में मौका नहीं दें, जाएंगे, हम लोग कृपया आप कोई मौका तरह की दें। राजनीति नहीं मैं इस ठीक तरह है से बहस नहीं स्नेहाशीष जी, करूंगा आपके जवाब साथ। लूंगी आपसे, जवाब लूंगी। तो हाँ, अजय जी जल्दी से अपनी बात आपने को पूरा बोला है, कीजिए। आप आगे भी बोलेंगे। मैं कह रहा हूं कि ये ठीक है, ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं कि मैं इसे बहुत ज्यादा तुल दूं। राम मंदिर का जो मुद्दा है, मैं इसलिए इसे इम्पोर्टेंट मानता हूं कि यह देश के इकोनॉमी को टोटलिटी में वो हेल्प करता है और करेगा। अभी क्या किया है इसने, बहुत लंबा इसको जाना है। अच्छा, अब सवाल और भी है कि यह तो एक है मुद्दा जो सारे मुद्दों को एक साथ एकत्रित करता है, जी। राम मंदिर का मुद्दा। लेकिन आप देखिए कि मोदी जी ने क्या इतना ही किया? कौन सा सेक्टर ऐसा है जिसमें मोदी जी ने या भाजपा ने काम नहीं किया? ठीक है। बस अगर गिनाना शुरू करें, अगर खुद पता नहीं भाजपा वाले खुद ही गिना नहीं पाते हैं तो ये उनका अपना प्रॉब्लम है। उन्होंने इतने काम किए हैं ठीक है। कि जनता भूल भी जाए तो वो बता नहीं पाते हैं। चलिए अब स्नेहाशीष किसी जी की से तो ये- जवाब ले लेते हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से। स्नेहाशीष जी। प्रोफेसर साहब ने बिल्कुल सही बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बात कह ही नहीं पाते हैं कि मोदी जी किए क्या है। मोदी जी ने इतने नहीं, करामात आप कर इसको दिए गलत हैं कि इंटरप्रेट वो कर लोग रहे हैं। बोल ही नहीं वो पाते हैं। नहीं गलत करामात मैंने भी देखिए गलत नहीं स्नेहाशीष बोला है। वो जी, तो कह रहे हैं काम गिनाते गिनाते थक गिनाते जाएंगे। गिनाते थक जाते हैं और बिल्कुल, पूरा का पूरा गिना नहीं बिल्कुल पाते हैं। मैं थक- यह कह रहा हूँ। बिल्कुल थक जाते हैं, क्योंकि इन लोगों के साथ दिक्कत ये है कि मोदी जी जो रटा रटाया बात बोलते हैं लिखा हुआ, जमीन पर 2014 के देखिए भाषण को स्नेहाशीष जी। 2024 में चला रहे हैं, उसी पे लोग परेशान हैं कि कितना झूठ का साथ दे। कम से कम इन लोगों को तो आम लोगों से मिलना पड़ता है, मोदी ठीक जी है। की तरह थोड़े ना मशरूम खाने के लिए बंद कमरे में बैठे रहते हैं। इसलिए ये मेरा लोग टर्न थक आएगा तो जाते मैं हैं आपकी इस कि बात का कितना जवाब दूंगा। झूठ बोलेंगे, जी। कितना झूठ बोलेंगे जा जाके आम जनता के बीच में। जनता लखेद ले रही है अब तो। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गांव में घुसने से रोक दे रही है। बिहार में स्थिति आके देखिए, एनडीए के नेताओं को लखेदा जा रहा है गांव में घुसने से। तो आज ही इसलिए देखिए कि वहां अब क्या हुआ स्थिति है यही नवादा हो में। गई है। आज ही अभी देखिए यूपी कि में भी कितना बड़ा लखेदा जाएगा। जन सैलाब और जन देखिए, समुद्र था। अब बताना पड़ रहा है मोदी जी को कि मैं मौज नहीं करता भैया, मैं 24/7 काम करता हूँ। अब तो 24/7 काम करने लगे, पहले 18 घंटे करते थे, अब 22 घंटे करेंगे कि 24 ओवर टाइम का इनको अब पेंशन भी मिलेगा, देखिएगा थोड़े दिन में। यही दिक्कत है, इनाम हम लोग ओवर टाइम का इनको देंगे। अभी अडानी जी के लिए बहुत काम कर रहे हैं, अंबानी जी के लिए कर रहे हैं, और देश के पूंजीपतियों के लिए जो स्नेहाशीष भाग जी, रहे हैं पैसा स्नेहाशीष लेके, जी, बहुत एक मिनट काम अगर कर मैं रहे बोलूं। हैं। अब ठीक ये है, वास्तव अजय जी में आपके पास इलेक्टोरल आऊं। बॉन्ड चुराने वाले जी लोग, मुझे एक मिनट इलेक्टोरल बॉन्ड चुराने वाले जी लोग, मुझे आपके पास 20-25 आऊंगी सेकंड का अजय जी, समय बात दें। को पूरा सुन लेते हैं। जी इलेक्टोरल बॉन्ड चुराने अब- वाले, चंदा चोर, कमीशन खोर, वसूली भाई वाले गैंग अब चलाने ऐसी वाले भाषा तो लोग मैं नहीं यूज कर आम सकता हूँ। जनता सॉरी, के लिए आई क्या कांट है? यूज दिस। आम जनता परेशान हो गए हैं। ठीक है, वसूली पूनम भाई जी हो से गए, वसूली पूनम जी से भाई। जवाब ले लेते हैं। अभी ना आऊंगी आपके पास। पूनम जी अपनी बात को पूरा कीजिए। ठीक है हाँ। कनिका जी, कांग्रेस के लोग बताए कि इनकम टैक्स उसको नोटिस गया था, तो वो सही क्यों नहीं भरने का काम किया? अपने टैक्स को चोरी क्यों की है कि नहीं, सही बताए। कांग्रेस के बताए प्रवक्ता को उस समय इनकम टैक्स फाइल क्यों नहीं की थी? आय को कम करके क्यों दिखाने का आसार किया है? ये लोग जमीन से लेकर आकाश तक खाली घोटाले बाजू में लिप्त है, और ये बात करते हैं विकास राम जी की। पे वोट इनको नहीं विकास मिलेगा। नहीं करते। आप सुनिए मेरी बात को, विपक्ष को जेल में सुनिए। डालिए तभी वोट मिलेगा। ठीक है, आम जनता जाग गई है। मुफ्त में राशन दिया गया, ये काम को कहते कि मोदी जी काम नहीं किया। मैं गिनाती हूँ आपको काम नहीं समझ में तो आता है। जेल में नहीं आपके डालना कांग्रेस की पड़ता, सरकार जेल में बड़े नहीं नंबर डालना पर पड़ता, और पैसा खाते सीधे सीज नहीं करने पार्टी पड़ते। नंबर अगर मोदी पकड़िए। जी काम आप किए रहते डिजिटल तो। में और हम घूम लोग घूम के एक बैठ नंबर जाइए, है। अनुच्छेद 400 पार हो 300 जाएगा, का बैठ जाइए। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। चंद्रयान से आपने देखा हो किस तरह से चंद्रयान के साथ दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने का उतरने वाला पहला देश भारत बना है। आपको समझ गिनाइए, नहीं आता गिनाइए। G20 करके सफल जो अभियान गिनाइए। माननीय नरेंद्र चलिए, मोदी ठीक ने है, करके ठीक है, दिखाया, पूनम पूरी जी। देश और दुनिया ने सीखा रहा है। नहीं, इनको बताना भी इसको काम को नहीं ना समझ में आता। हाँ। हमारी ऑटो की संख्या दोगुनी हो गई। लिखा हुआ पढ़ते रहिए, लिखा हुआ आपको पढ़िए विकास आप नहीं लोग। देखते हैं, तो चश्मा लगा लिखा हुआ देते हैं। पढ़ने वाले चलिए लोग को देखिए, नहीं बता काम सकते। हुआ नहीं हुआ इस पर तो कर स्पष्ट दिए। हो जाएगा 4 जून को, किसने कितना काम किया। जल जीवन ठीक है, से 11 करोड़ अजय जी, भारत अजय जी से इतना कमेंट ले लेते हैं। अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री हाँ, ने मैं- 4 ठीक है। 400 लोगों को घर पक्का देने का काम किया। आपको विकास कहा? कांग्रेस के लोग विकास किए नहीं। चलिए, ठीक है। देखिए, ठीक जी, जी, है जी। अजय जी, कनिका जी, पूनम जी। कनिका जी, मैं किए हुए हैं। अजय अच्छा, जी पूनम जी ने तो काफी कुछ गिनाया। बेशक इसमें कोई
मैं ये कह रहा था कि अभी जो चार्जेज अब अभी सन्यासी जी जो लगा रहे हैं, वो सन्यासी जी अपने द्वारा दिए गए ये चार्ज नहीं लगा रहे हैं, ये खुद राहुल गांधी कहते हैं। अडानी, अंबानी, पता नहीं कौन कौन, टाटा, बिरला, सारे चीज। अब ये बताइए, अब पता नहीं अब ये भी तो काफी प्रबुद्ध व्यक्ति लगते हैं, तो जरूर इन्होंने काफी कुछ पढ़ा होगा। तो मुझे ये बताइए, घोटाले की जेल से बेल नहीं नहीं, पूनम जी आपके पास लौटूंगी, अजय जी को पूरा सुन लेते हैं। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि अडानी, अंबानी, जितने भी जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं, अभी देखिए हमारे यहाँ कितने वेल्थ क्रिएटर्स हैं जिनके, हमारे यहाँ तो एक अजीब सी बात है ना कि अपने वेल्थ क्रिएटर को हम गालियां देते 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 थक जाते हैं। और यह देखिए कि अगर वे नहीं होते तो इस देश में न रोजगार बढ़ता, न हमारी क्रेडिबिलिटी दुनिया में आती। अच्छा, और यह सब तो अलग बात है, सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्या सारा इनका पैसा है? अगर जिन्हें भी पता होगा, जो इनको इकोनॉमिक्स का या इकोनॉमी का, फिनांस का थोड़ा भी ज्ञान होगा, उन्हें पता होगा कि शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो हमारे आपके जैसे लोग होते हैं, और जो उसमें अपने पैसे लगाते हैं उनका पैसा बढ़ता है, सरकार का पैसा होता है, चलिए ठीक है, दूसरे जगहों से लिया गया पैसा होता है, उनका व्यक्तिगत पैसा क्या होता है उसमें। और अडानी, अंबानी, अब इतने बड़े बड़े लोग, राहुल गांधी जैसे बड़े लोग इस तरह की बातें करते हैं, तो निश्चित तौर पर ये हास्यास्पद है। और फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहूंगी। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि पढ़े लिखे लोग भी जब मोदी जी को डिफेंड करते हैं तो मुझे ये नहीं समझ में क्यों आता नहीं है करेंगे? कि क्या काम मजबूरी उन्होंने रही किया है होगी तो करेंगे, उनको। काम उन्होंने किया है तो लेकिन करेंगे। दिक्कत ये है, जस्ट फॉर द लेकिन सेक दिक्कत ऑफ ये है, अपोजिंग हिम वी देखिए कांट प्रोफेसर साहब, अपोज। वीसी बनने के लिए करना पड़ता है, आज के दौर में ये मजबूरी हो गई है कि वीसी बनने के लिए, सरकारी नियुक्तियां लेने के लिए करना पड़ता है, वो मजबूरी है। लेकिन रही बात यहाँ पे क्या हो चुका है, स्थिति क्या हो चुकी है राजनीति में, देखिए मुस्कुरा दिए क्योंकि सच्चाई है, वो भी जान रहे हैं कि किस तरीके से एक विचारधारा ने कैप्चर कर लिया है, विश्वविद्यालयों में किस स्थिति में नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, पढ़े लिखे व्यक्तिगत आक्षेप लगाएंगे तो मैं जवाब दूंगा, लेकिन मैं उसको आगे बढ़ना नहीं चाहता हूँ, इसलिए समस्याएं क्योंकि हैं। देखिए प्रोफेसर साहब, आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ। तो आप ये बताइए, क्या कांग्रेस में कोई प्रोफेसर नहीं है? कांग्रेस विचारधारा को मानने वाला कोई प्रोफेसर नहीं है? और क्या प्रोफेसर जब भी आते हैं वाइस चांसलर बनने के लिए आते हैं? क्या इतनी संख्या में वाइस चांसलर बनाए जा सकते हैं किसी देश में? 2014 के बाद जो लोग नारंगी चोला ओढ़े हैं ना, उनकी मजबूरी है। लेकिन स्थिति देखिए क्या है कि आज के डेट में वास्तव में अगर देखा जाए तो मोदी जी मुख्य मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वो महंगाई, बेरोजगारी और युवाओं के लिए जो उन्होंने काम नहीं किया है, उस पे वो मुद्दे पे नहीं। चलिए बिल्कुल, देखिए आरोप प्रत्यारोप तमाम लग रहे हैं, लेकिन हमारा सवाल ये था कि अब राम मंदिर का जो मुद्दा है वो कितना ज्यादा गर्माता हुआ नजर आएगा आगामी लोकसभा चुनाव में। फिलहाल ये देखना होगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज जवाब तो चाहिए में हमने जाना कि क्या रामलला मोदी जी के 400 पार का सपना साकार करेंगे, क्या राम मंदिर 2024 लोकसभा चुनाव का सबसे अहम मुद्दा बन चुका है। क्योंकि अगर हम बात करें तो पीएम मोदी जो भी जनसभाएं कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, एक मुख्य मुद्दा जो नजर आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर का नजर आ रहा है। इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।